हेलो दोस्तों, झा हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव झा। हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितनी भी क्वेश्चन जो है बन सकती है, उस क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने कुल 5 पार्ट किया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और लास्ट है पार्ट 5। कुल हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, और भी हम लोग लेके आएंगे कई पार्ट, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग जो है कुल 5 पार्ट कर चुके हैं। आज पांचों पार्ट का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है पार्ट 1 का हम लोग रिवीजन करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे, पार्ट 3 का करेंगे। ऐसे करते करते पूरे 5 पार्ट 70 क्वेश्चन आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1885 में। अब हम लोग 1885 में जो ये स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, इसकी बैठक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया था कि ये जो बैठक जो है पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण उसको स्थगित कर दिया गया और बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को यह आयोजित किया गया था, प्रथम बैठक, जिसमें जो है आपको कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। तो चलिए यहाँ पे आपको आगे चर्चा भी है यहाँ पर किया हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मीटिंग जो है कहाँ पर हुई थी। तो आपको जो है यहाँ पे बॉम्बे में हुई थी पहली मीटिंग। इसके बाद तीसरा जो है आपका क्वेश्चन है कि ए नेशन इन मेकिंग किन की लिखी हुई किताब है। तो ए नेशन इन मेकिंग जो है यह किताब जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की लिखी हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। थोड़ा हम स्पीड में अभी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है, कम समय में ही इसको कवर करना है। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि पहली रेल जो है मुंबई से थाने कब चलाई गई थी। तो पहली रेल जो है मुंबई से थाने ये आपको 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जब पारित हुआ था तो उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लीटन थे, ठीक है। तो यहाँ पे है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम का पारित हुआ था, तो 1878 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जिस समय वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे लॉर्ड लीटन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी हम लोग चर्चा की अभी हमने कि लॉर्ड लीटन थे जिस समय यह पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, तो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक आपका द्वारकानाथ विद्याभूषण थे, ठीक है। तो अगर संपादक पूछे सोम प्रकाश के बारे में तो द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। और सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरुआत की थी, मतलब शुरुआत की अगर बारे में अगर चर्चा करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। और इसी सोम प्रकाश समाचार पत्र के कारण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पारित हुआ था वो लाया गया था। किसने लाया था, किसके समय में लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था, ठीक है। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र के लिए लाया गया था। और एक और था आपको सोम प्रकाश था और एक अमृत बाजार पत्रिका
जो था उसके लिए भी लाया गया था। तो यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका ने एक स्मार्ट काम किया कि वो क्या किया था कि रातों रात जो है जब उसे पता चला तो वो रातों रात जो है वो अपनी भाषा जो बंगाली थी उसको अंग्रेजी में कर ली थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका के पहले संपादक कौन थे, तो वो शशिर कुमार घोष थे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन सा पत्रिका के लिए लाया गया था, तो ये जो थे है सोम प्रकाश समाचार पत्रिका के लिए आपको लाया गया था, ये हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद है आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, तो आर्म्स एक्ट जो है कब पारित हुआ था, तो ये आपको 1878 ईस्वी में ही पारित हुआ था आर्म्स एक्ट। ठीक है, इल्बर्ट बिल कब लाया गया, इल्बर्ट बिल कब लाया गया था, तो 9 फरवरी 1883 ईस्वी। इल्बर्ट बिल जब लाया गया था तो उस समय गवर्नर जनरल आपको कौन थे, तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे आपको लॉर्ड रिपन थे। इल्बर्ट बिल लाने का क्या मुख्य उद्देश्य था, तो इसमें ये था कि जो भारतीय मतलब जज हैं और जो मतलब ब्रिटिश जज हैं तो उनके पावर को इक्वल करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो इनके पावर को जो है इक्वल करने के लिए ये 9 फरवरी 1883 ईस्वी में लाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश जज का तो पावर था ही लेकिन भारतीय जज के पास इतनी पावर नहीं थी। लेकिन इल्बर्ट बिल के माध्यम से लॉर्ड रिपन ने भारतीय जज को भी पावर देने का कोशिश किया, लेकिन इसका विरोध काफ़ी हुआ, लंदन तक विरोध हुआ और यह बिल ही रह गया और यह पारित नहीं हो पाया। तो इल्बर्ट बिल जब आया उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। तो लॉर्ड रिपन के समय में आपको इल्बर्ट बिल लाया गया था। किस बिल के तहत ब्रिटिश जज और भारतीय जज की जुडिशियल पावर बराबर कर दी गई थी, तो इल्बर्ट बिल के तहत आपको इस तरीका से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो हमने पीछे चर्चा की थी कि कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 72 सदस्यों ने मतलब भाग लिया था। सेकेंड में कितने सदस्य भाग लिए, तो 434 यहाँ पर सेकेंड बैठक में भाग लिए थे और थर्ड बैठक में कितना था, तो 612 आपको थर्ड बैठक में था। इसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और यहाँ पर आप ए.ओ. ह्यूम देख रहे हैं, ये आपको सचिव थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके जो जीवनीकार है, इनके जो बायोग्राफर कह सकते हैं आप, विलियम बेडन वन थे। विलियम बेडन वन ने ए.ओ. ह्यूम का जीवनी लिखा था और ए.ओ. ह्यूम को ही शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और सचिव जो थे आपको ए.ओ. ह्यूम थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के तरफ। पार्ट 1 आपका खत्म हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे बंग भंग प्रकाशक सभा, पार्ट 2 है। बंग भंग प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो बंग भंग प्रकाशक सभा की स्थापना आपको 1836 ईस्वी में हुई थी, जो कि आपका यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर से। तो बंग भंग प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1836 ईस्वी में हुई थी। यह जो बंग भंग प्रकाशक सभा है इसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1836 ईस्वी में बंग भंग प्रकाशक सभा की स्थापना की। इसके बाद है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको 1851 में हुई थी और इस एसोसिएशन का यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, तो वो आपको राधाकांत देव थे। तो राधाकांत देव जी ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, कब की, 1851 ईस्वी में की। फिर चलते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना आपको 1838 में किया गया था। यह ध्यान रखिएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना आपको 1838 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था स्थापना, तो ये आपका राधाकांत देव जी ने किया था। ठीक है, तो राधाकांत देव ने आपको लैंड होल्डर सोसाइटी की भी स्थापना की थी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना
की थी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव जी ने 1851 ईस्वी में की, और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1883 ईस्वी में राधाकांत देव जी ने ही की थी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना पहले की गई और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बाद में की गई। किनके द्वारा की गई? राधाकांत देव के द्वारा की गई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1851 ईस्वी में की गई। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1838 ईस्वी में की गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव। ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी अगर हम देखें तो सत्येंद्र नाथ टैगोर आता है, लेकिन अगर एससीईआरटी अगर बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आते हैं। ठीक है, तो एससीईआरटी बुक में आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखा हुआ है, और ऐसे जनरल बुक में आपको देखने को मिल जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अगर सत्येंद्र नाथ टैगोर ना होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखे थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम और चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है आपको 1870 ईस्वी में की गई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1870 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? तो एमजी रानाडे और जीवी जोशी। तो एमजी रानाडे और जीवी जोशी थे। जीवी जोशी थे। एमजी रानाडे को आपको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। एमजी रानाडे कहने का इनका पूरा फुल फॉर्म हुआ महादेव गोविंद रानाडे। इन्हें हम महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है आपको 1870 में की गई। किनके द्वारा की गई? तो एमजी रानाडे के द्वारा की गई और जीवी जोशी के द्वारा की गई। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है? अभी हमने चर्चा की है कि एमजी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे को कहा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको 1885 ईस्वी में हुई थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना आपको 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? तो यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है आपको फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलंग थे। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इनमें से एक से अधिक है, तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग यहाँ पे हो जाएंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की हुई थी और फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने इसकी स्थापना की थी। और भी कई लोग थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना आपको 1884 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपको जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, पी आनंद चार्लू थे, एम वीर राघवाचार्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में हुई। ठीक है, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, पी आनंद चार्लू भी थे और एम वीर राघवाचार्य भी थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो है इंडियन नेशनल यूनियन नाम हुआ करता था। बाद में जाके ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम पड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1884 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इंडियन नेशनल यूनियन जो है आपको पहले इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था, बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका नाम दिया गया। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है आपका पार्ट 2 ही आपका कंप्लीट हुआ रिवीजन, और अभी हम पार्ट 3 में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में चर्चा किया था कि शिमला का सन्यासी किन्हें कहा गया है? तो एओ ह्यूम को कहा गया है। ये जो है आपको एओ ह्यूम जो है ये शिमला का सन्यासी भी इन्हें कहा गया है, और इनके जो बायोग्राफर हैं इनकी जो जीवनी जो लिखी है
विलियम बेडन द्वारा लिखा गया है। ये कांग्रेस के सचिव थे, प्रथम मतलब जो कांग्रेस के प्रथम सचिव ईओ ह्यूम को कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया? यानी इंडियन नेशनल यूनियन जो था 1884 तक जो नाम था इसका इंडियन नेशनल यूनियन था, और 1885 में इस आपका नाम चेंज होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया था। तो किसके कहने पर रखा गया था, किसकी सलाह पर ये यूनियन से कांग्रेस नाम रखा गया? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी की सलाह पर आपका रखा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का कौन था वायसराय? तो यहाँ आप देख रहे होंगे लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय बॉम्बे का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर पूछ सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय। तीन ही प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन? बॉम्बे थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि बॉम्बे का वायसराय कौन था उस समय? तो लॉर्ड रे था। ठीक है, लॉर्ड रे। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की पहली मीटिंग में भाग नहीं लिया था? तो वो जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कांग्रेस की पहली मीटिंग में भाग नहीं लिया था। बंगाली न्यूज़पेपर जो है अंग्रेजी भाषा में थी। बंगाली न्यूज़पेपर यह किनकी थी? तो बंगाली न्यूज़पेपर जो अंग्रेजी भाषा में थी, कहने के लिए तो था बंगाली, ठीक है, लेकिन उसकी भाषा जो थी अंग्रेजी भाषा में वो छपती थी न्यूज़पेपर। तो ये जो थी आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी। ठीक है, तो बंगाली न्यूज़पेपर किसकी थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को आपको मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहा गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मिस्टर नैरो मेजोरिटी किन्हें कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहने का क्या मतलब हुआ कि इन्होंने लंदन में मतलब एक चुनाव में मतलब भाग लिया था, जिसमें मतलब कहा जाता है कि कम वोटों से ये मतलब वहाँ पे विजयी हुए थे। ठीक है, तो मिस्टर नैरो मेजोरिटी इन्हें नाम दिया गया था। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का किसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। मिस्टर नैरो मेजोरिटी किसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दी थी? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दी थी? तो ये भी आपको दादा भाई नौरोजी ने दिया था। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपको दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। यहाँ पर आपका एक नोट पॉइंट भी दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को एक शाही चार्टर के माध्यम से लंदन के व्यापारियों के एक समूह द्वारा की गई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन भी मतलब यहाँ पर डाले हुए थे, इसलिए नोट पॉइंट में आपको यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर जो है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है आपको 1866, ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी टीआरई में कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये 1866 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्र गुफ्तार समाचार पत्र किनका था? राष्ट्र गुफ्तार समाचार पत्र जो है आपका दादा भाई नौरोजी का था। ठीक है, तो राष्ट्र गुफ्तार समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी का था। तो ये पार्ट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 4। अब यहाँ पर देखिए कि एओ ह्यूम के जीवनीकार, ये पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो आपको विलियम बेडरबर्न जो थे, ये जो है 2 बार कह सकते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। एक जो है 1889 में बॉम्बे अधिवेशन, और दूसरा जो है 1910 इलाहाबाद अधिवेशन में विलियम बेडरबर्न ने अध्यक्ष पद पे वो रहे। ठीक है, तो एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो ये आपका विलियम बेडरबर्न थे।
अब यहाँ पर है कि किसने कहा था कि कांग्रेस जो है डफरिन की दिमाग की उपज है। यहाँ पे डफरिन की जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसीलिए यहाँ पे जाके एरो करके डफरिन ये करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो किसने कहा था कि कांग्रेस जो है डफरिन की दिमाग की उपज है? तो ये आपका लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व की वास्तविक थ्योरी किसने दी थी? तो ये आपका विलियम वेडरबर्न ने दी थी। अगर कहा जाए कि सेफ्टी वॉल्व पर किसने चर्चा की, किसने बात की, तो यहाँ पर आपका लाला लाजपत राय हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ तो है कि नोट पॉइंट में कि लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में, मतलब अपनी पुस्तक जो है यंग इंडिया किन की पुस्तक है? यहाँ पर दो क्वेश्चन हो जाता है कि यंग इंडिया जो है किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने किस पुस्तक में सेफ्टी वॉल्व के बारे में जिक्र किया था? तो इन्होंने यंग इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने जिक्र किया था। या ये भी कह सकता है कि सेफ्टी वॉल्व के बारे में किसने जिक्र किया? तो सेफ्टी वॉल्व के बारे में किसने जिक्र किया था? लाला लाजपत राय ने जिक्र किया था। लेकिन अगर वास्तविक थ्योरी की बात करें, वास्तविक सिद्धांत के बारे में बात करें अगर सेफ्टी वॉल्व की, तो वो जो था विलियम वेडरबर्न थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था किसने कही? तो कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था किसने कही थी? तो ये आपका जो था लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, दोस्तों माइक डिस्चार्ज हो जाने की वजह से तो फिर से 43 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया था। तो आप लोग को आवाज़ जा रही होगी कि नहीं ये नहीं मुझे पता। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करते हैं कि ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार निम्न में से कौन थे? तो ये थे आपका विलियम वेडरबर्न। ये जो थे आपको 1889 में बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 बार अध्यक्ष बने थे विलियम वेडरबर्न, 1889 में बॉम्बे अधिवेशन और 1910 इलाहाबाद अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किसने कहा था कि कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है? तो किसने कहा था कि कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है? तो यहाँ पर आपका लाला लाजपत राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेफ्टी वॉल्व की वास्तविक थ्योरी किसने दी थी? तो सेफ्टी वॉल्व की वास्तविक थ्योरी जो है ये किसने दी थी? तो ये आपको विलियम वेडरबर्न ने आपको दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक जो है यंग इंडिया में इन्होंने सेफ्टी वॉल्व के बारे में जिक्र किया था। तो यंग इंडिया जो पुस्तक है ये आपका लाला लाजपत राय की पुस्तक है और लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व के बारे में जिक्र किया था। किस बुक में किया था? तो यंग इंडिया बुक में किया था। अगर सेफ्टी वॉल्व के वास्तविक थ्योरी के बारे में अगर चर्चा करें तो वो आपको विलियम वेडरबर्न ने वास्तविक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था किसने कही? तो कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था किसने कही? तो आपको लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। ठीक है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है किसने कहा था? तो हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है ये किसने कहा था? तो लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने कहा था। तो लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किनका है? लॉर्ड एल्गिन सेकंड। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था किसने कहा? ये जो स्टेटमेंट है, सूक्ष्मदर्शी संस्था किसने कहा था कांग्रेस को? तो लॉर्ड डफरिन। ये लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये सब पिछले क्लास में हम लोग जिक्र कर लिए थे, तो अपना देख लीजिएगा कि फर्स्ट मीटिंग में जो अध्यक्ष रहे हैं वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, यह मीटिंग जो है 1885 में बॉम्बे में हुई थी। सेकेंड मीटिंग में जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि 1886 में कलकत्ता में हुई।
थर्ड जो मीटिंग हुई थी इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और यह मीटिंग 1887 में कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। ठीक है। और कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह एम सयानी थे। ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत गाया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के फोर्थ मीटिंग में अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक है। और यह मीटिंग जो है 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। तो इलाहाबाद 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो आपको जॉर्ज यूले थे। लॉर्ड डफरिन ने सेकेंड कॉन्फ्रेंस में टी गार्डन पार्टी दी थी, और इस पार्टी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। लाला लाजपत राय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वंदे मातरम पहली बार कब और किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम जो है पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया और कब गाया गया? तो 1896 में आपको कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है 1896 कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जो है आपको रहमतुल्लाह एम सयानी थे, जो कि यहाँ ऊपर में है, ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह एम सयानी थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि राष्ट्रगान पहली बार कब और किस अधिवेशन में गाया गया? तो राष्ट्रगान पहली बार जो है आपको 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे आपको वो कौन थे? तो विशन नारायण यानी कि वी.एन. धर थे। शॉर्ट फॉर्म में आपको एग्जाम में बी.एन. धर भी दे सकता है, तो विशन नारायण धर उनका पूरा नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता की उपाधि दी गई थी? तो ये आपको 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता की उपाधि दी गई थी। बांकीपुर अधिवेशन जो कि 1912 का अधिवेशन था बांकीपुर का, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे आर एन मुधोलकर थे, यानी कि रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। कब कब की थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट पार्ट का रिवीजन करेंगे। लास्ट पार्ट है द आर्कटिक होम इन द वेदाज। द आर्कटिक होम इन द वेदाज यह किनकी पुस्तक लिखी हुई है? तो ये जो है आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्हें जो है अभागा राजनीतिक भी कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि वो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर नहीं चुने गए। ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी कि द आर्कटिक होम इन द वेदाज ये आपको लोग बाल गंगाधर तिलक की लिखी हुई पुस्तक है, और गीता रहस्य पुस्तक भी आपका बाल गंगाधर तिलक की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किनका था? तो ये भी आपका बाल गंगाधर तिलक जी का था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो ये जो है नारा आपको 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था, और किस अधिवेशन में दिया गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम आपको दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्वराज का प्रस्ताव कब और किस अधिवेशन में पेश किया गया? तो स्वराज का जो प्रस्ताव है वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में आपको पेश किया गया था। तो स्वराज का प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया, और स्वशासन का जो प्रस्ताव है 1905 में कहाँ हुआ था? यहाँ पर देख लेते हैं, वाराणसी अधिवेशन। हाँ, 1905 में वाराणसी अधिवेशन में आपको स्वशासन का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो स्वराज का प्रस्ताव कब पेश किया गया तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नौरोजी थे।
और 1905 में जो है स्वशासन का प्रस्ताव पेश किया गया था। यहाँ पे देख रहे होंगे स्वशासन का प्रस्ताव 1905 में वाराणसी अधिवेशन में पेश किया गया, और इस प्रस्ताव जब पास हुआ, स्वशासन का प्रस्ताव जब पास हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो 1905 में वाराणसी अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1906 में स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। स्वशासन का प्रस्ताव जो है वाराणसी अधिवेशन में हुआ, 1905 के वाराणसी अधिवेशन। वाराणसी अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का बेताज बादशाह तथा अभागा राजनीतिक किन्हें कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक। अभागा राजनीतिक अभी हमने आपको चर्चा की, कहने का मतलब यह था कि वो कभी भी अध्यक्ष पद पर नहीं चुने गए थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इंडिपेंडेंट इंडिया न्यूज़पेपर, इंडिपेंडेंट इंडिया न्यूज़पेपर किनका था? तो ये आपका लाला लाजपत राय जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि यंग इंडिया बुक, यंग इंडिया बुक किनका लिखा हुआ था? तो यंग इंडिया बुक जो है ये भी आपका लाला लाजपत राय का लिखा हुआ था। लेकिन यंग इंडिया पत्रिका की अगर हम बात करें तो ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अगर पत्रिका की चर्चा करें, यंग इंडिया पत्रिका की बात करें तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, और यंग इंडिया बुक का अगर बात करता है तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक जो थे आपका वैलेंटाइन चिरॉल थे। ठीक है, चिरॉल या सिरॉल कह लीजिए। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन चिरॉल थे। भारतीय शांति का जो जनक है वो किन्हें कहा गया है? तो ये आपका जो है बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है। अभी हमने पीछे चर्चा किया कि यंग इंडिया समाचार पत्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर आपका महात्मा गांधी जी से है। लेकिन अगर यंग इंडिया पुस्तक की बात करें तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि पंजाब केसरी की उपाधि निम्न में से किसे दी गई? तो पंजाब केसरी की उपाधि निम्न में से किसे दी गई? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो हम लोगों ने कुल 70 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, 70 क्वेश्चन हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। और भी पार्ट में हम लेके आएंगे, और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से, जो भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, और एक बारीकी के तौर तहत देखा जाएगा कि एक बारीकी से हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर पेश करेंगे। तो चलिए, आज ये रिवीजन हम लोग कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फास्ट रिवीजन करेंगे, एक से लेके मतलब पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, मतलब फास्ट रिवीजन इसको हम करेंगे। तो चलिए, आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं क्लास। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।